तो आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस को मुख्तलिफ तरह से क्लासिफाई किया जाता है और उनकी अलग अलग नेमिंग भी की जाती है। ये जो वर्ड है ना अरिथमेटिक, इससे हमें ख़ास तरह की प्रोग्रेशन को शो करते हैं और उसमें से एज एग्जाम्पल मैं कुछ आपके सामने ना लिखूंगा भी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना प्रोग्रेशन क्या होती है, ये एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की जो एक ख़ास रूल को फॉलो करते हुए ना कंटिन्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सारे एक तो ऑड नंबर्स हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है हमारे लिए कि अगर हम देखें ना कि यहाँ पर 1 से 3 कैसे बन रहा है, तो 2 प्लस करके बन रहा है, फिर 3 से 5 2 प्लस करके बन रहा है और फिर इसी तरह से ये चल रही है। तो इसी तरह अगर मैं एक और प्रोग्रेशन लिखूं 25 21 17 13 9 5 1 एंड सो ऑन, तो ये भी एक अरिथमेटिक ही प्रोग्रेशन है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 25 से 21 बना 4 सब्ट्रैक्ट करके, फिर 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर 4 सब्ट्रैक्ट हो गया और फिर 4 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो पूरी सीक्वेंस जो है ना एक खास तरह से एक सेम रूल को फॉलो करते हुए चल रही है। अब अगर कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके या कोई पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट करके वो सीक्वेंस आगे चलती है, प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेशन बनती है, तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसी को फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी इसका रूल ये होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता चला जाएगा और आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलती चली जाएंगी, या एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट होता जाएगा और आपकी प्रोग्रेशन आगे चलती चली जाएगी। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पर्टिकुलर नंबर के बनने वाली जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब जैसे मैंने पहली जो प्रोग्रेशन लिखी थी, इसको अगर मैं इस तरह वर्कआउट करना चाहूँ कि मैं एक जनरल फार्मूला बनाना चाहूँ जो कि फिर हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एप्लीकेबल हो, तो मैं इसको जो है ना इस तरह लिखूंगा कि ये असल में 1 और 1 में हमने ऐड कर दिया 2 को, तो 3 बन गया। फिर 3 बना तो 3 में हमने ऐड कर दिया 2 को, 5 बन गया। फिर 5 बना तो 5 में 2 को ऐड कर दिया, 7 बन गया। और फिर 7 में 2 को ऐड कर दिया और ये इसी तरह चलता रहेगा। तो जो भी पिछली टर्म से आंसर आ रहा है उसको हम लिखते हैं और उसमें वही सेम नंबर दोबारा ऐड कर देते हैं। फिर एक आंसर आता है उसको लिखते हैं, फिर उसमें सेम नंबर ऐड कर देते हैं। अब ये जो सेम नंबर है ना, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिफरेंस इस वजह से कहा जाता है कि अगर हम कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लें, जैसे 11 और 9 को उठा लें और हम इनको सब्ट्रैक्ट करके चेक करें कि क्या आंसर आ रहा है, तो यही नंबर आंसर में आएगा। अगेन कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लें 9 और 7 और सब्ट्रैक्ट करें तो आपको सेम नंबर मिलेगा। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा आपको सेम मिलता है। उस सेम मिलने वाले डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम नॉर्मली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि वही जो सीक्वेंस है ना हमारे पास, उसको हम फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 1 और ये जो कॉमन डिफरेंस वाला नंबर है 2, इन दोनों से रिलेट करके लिखें सिर्फ। तो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे 1 और फिर उसके बाद मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 2। फिर उसके बाद मैं दोबारा फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ और अब की दफा मैं 2 लिख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 ये 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं दोबारा 1 लिखूंगा और प्लस 2 करूंगा, लेकिन अब की दफा मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो 6 प्लस 1 से अगली टर्म 7 आ जाएगी। फिर इसी से नेक्स्ट टर्म में 1 लिखेंगे प्लस कॉमन डिफरेंस लिखेंगे
और अब की दफा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 8 + 1 9 आ जाएगा। और इस तरह से ये प्रोग्रेशन आगे चलेगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे भी बताऊं कि असल में हमने यहाँ पे जो काम किया था ना, ये जो 2 आया था, ये भी असल में कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई ही हुआ था एक नंबर से जो कि 1 था। और फिर अगर इससे भी पहले चलेंगे तो हम इसको यूं लिखेंगे कि आपके पास फर्स्ट टर्म थी और उसमें भी कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हुआ था किसी नंबर से और फिर 1 में ऐड हुआ था, लेकिन अब की दफा ये नंबर 0 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रही है, 0 1 2 3 4, और ये इसी तरह कंटिन्यूड रहेगी। सही है। तो इसको जो है ना, इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स हैं जो कि कोफिशिएंट बन रहे हैं कॉमन डिफरेंस के, इनको हम रिलेट करना चाह रहे होते हैं रैंक ऑफ द टर्म के साथ, रैंक ऑफ द टर्म के साथ। सही है। मिसाल के तौर पर ये वाली जो टर्म है, ये हमारी टर्म्स की जो रैंकिंग है या पोजीशन है, उसमें फर्स्ट टर्म है। तो आपने देखा कि ये वाला जो कोफिशिएंट है ना, ये 0 है। सही है। अब ये वाली जो टर्म है, ये हमारी रैंकिंग में सेकंड है, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ये 1 है। फिर उससे अगली टर्म रैंक में कहाँ आ जाएगी, थर्ड पे, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो जो कॉमन पैटर्न हम देख रहे हैं वो ये कि जो भी रैंक होता है, ये जो कोफिशिएंट होता है ना, उसमें से 1 लेस करके मिलता है। तो 1 में से 1 लेस कर दिया, 0 बन गया। 2 में से 1 लेस करेंगे, ये वाला 1 मिल जाएगा। फिर थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। और फिर इसी तरह अगले वाले में हमें 4 - 1 से मिलना चाहिए, और उससे अगले में 5 - 1 से मिलना चाहिए। सही। अच्छा, अगर रैंक ऑफ द टर्म में मैं एक जनरल रैंक कंसिडर करूं जिसको मैं n कह रहा हूं, तो हमें जो कोफिशिएंट मिलना चाहिए वो n में से 1 सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए। और ये जो कोफिशिएंट होता है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कॉमन डिफरेंस से, जो कि इस केस में 2 था, जनरली हम उसको d कह देते हैं। और इस सब में जो पहले लिखी होती है वो फर्स्ट टर्म लिखी होती है, जिसको हम जनरली a कहते हैं। सही। तो इसमें आपके पास जो n आता है, ये रैंक ऑफ द टर्म है या पोजीशन ऑफ द टर्म होती है, और ये हमारे पास रिलेट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये जो d आता है, ये वही कॉमन डिफरेंस होता है, सेम नंबर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। और यहाँ जो a लिखा है, ये असल में हमारी उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है। इन तीन चीजों को मिलाकर हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला बन जाता है, या इसको हम nth टर्म भी कहते हैं। nth टर्म का मतलब द टर्म विच इज ऑन द रैंक ऑफ n, और उसको इन शॉर्ट हम टर्म को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सबस्क्रिप्ट में n बना देते हैं। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला बनता है। अच्छा, ये जो जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला बनाया ना, इसी तरह हम एक जनरल फॉर्म ऑफ वो भी बना सकते हैं, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और इन शॉर्ट हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहते हैं। तो हम एपी की एक जनरल फॉर्म भी बना सकते हैं। जनरल फॉर्म किस तरह बनेगी, आपके पास अगर फर्स्ट टर्म ए है, तो आपको पता है कि आपके पास फर्स्ट टर्म के अंदर 0 टाइम्स कॉमन डिफरेंस डी आएगा, जो भी कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद ए प्लस, ये सेकंड टर्म है, तो आपके पास 2 - 1 टाइम्स डी आएगा। फिर उसके बाद थर्ड टर्म है, तो a प्लस 3 - 1 टाइम्स डी आएगा। फोर्थ टर्म है, तो 4 - 1 टाइम्स डी आएगा, एंड सो ऑन। और ये प्रोग्रेशन चलती रहेगी, जिसको हम जनरली n - 1 टाइम्स डी nth टर्म तक लिख लेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म सिंपल a बन जाती है, सेकंड टर्म a प्लस डी बन जाती है, 2 - 1 1 हो जाता है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और होते होते ये हम nth टर्म तक ले जाएंगे, तो n - 1 टाइम्स d। अब ये जो मैंने लिखा है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द एपी है, जिसमें किसी भी एपी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसमें ये जो nth वाली टर्म है, ये इसकी
एक जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अगर आपने n में लास्ट टर्म का रैंक पुट कर दिया तो आपको जो टर्म मिलेगी वो लास्ट वाली होगी। अगर आपने फर्स्ट टर्म का रैंक n की जगह 1 पुट कर दिया तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड मिल जाएगी। तो जो भी टर्म आपको चाहिए हो बस आप n की जगह उसका रैंक पुट करें, आपको वो मिल जाएगी। अगर आपने लास्ट पुट किया है तो लास्ट टर्म को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये इसकी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.